So our next video is relation between electric field and electric potential। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। बेसिकली ये रिलेशन हमें ये बताता है कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी हो तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाल सकता हूँ, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ ईच अदर। चलिए इसका डेरिवेशन लगभग कुछ सिमिलर सा ही है जैसे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकाला था। ये एक चार्ज मान लीजिए प्लस क्यू है, और इस चार्ज की फील्ड में दो पॉइंट मान लिया आपने ए एंड बी, जो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं एंड दे आर सो क्लोज टू ईच अदर कि फील्ड इस चार्ज की वजह से इन दोनों पॉइंट पर लगभग सेम है। अब यहाँ ए पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट इमेजिन कर लीजिए रखा हुआ है, तो इस क्यू नोट टेस्ट चार्ज पर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, क्योंकि दोनों चार्ज का सेम नेचर है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और इस फोर्स की वैल्यू होगी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज द चार्ज क्यू नोट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। मान लीजिए ये डी आर डिस्प्लेसमेंट है ए से बी तक। तो आप देखो यहाँ ज़रा ध्यान से देखो, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल काम कर रहा है। तो वर्क डन बाय द फोर्स निकाल लीजिए। सो वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन की डेफिनेशन होती है एफ डॉट डी आर। एफ की जगह तो क्यू नोट ई रख दिया, क्यू नोट ई डॉट डी आर। ए डॉट बी आपने सॉल्व कर लिया। ए डॉट बी होता है ए बी कोस थीटा, तो क्यू नोट इंटू ए बी कोस थीटा। थीटा 180 है तो कोस 180, कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो वैल्यू आ गई डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू नोट ई डी आर। इस क्यू नोट को इसके डिनोमिनेटर में ले आइए, तो जैसे ही क्यू नोट को इसके डिनोमिनेटर में लाओगे तो ये वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज हो गया, इज इक्वल टू माइनस ई डी आर बच गया। और आप जानते हो कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज पोटेंशियल एट ए पॉइंट होता है या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट होता है, तो इसको हमने डी वी लिख दिया। तो डी वी इक्वल टू आ गया माइनस ई डी आर। तो यहाँ से ई निकालो तो ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर। सो ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जब भी आप किसी टर्म को पर यूनिट लेंथ लिखते हो तो उसे हम ग्रेडियंट वर्ड यूज देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ई इक्वल टू माइनस डी वी डी आर। देखो एक एग्जांपल से समझो कि क्या इसका सिग्निफिकेंस हो सकता है। सपोज करो एक चार्ज क्यू की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल काम कर रहा है, वी इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो v की वैल्यू यहाँ रख दो, e इक्वल टू माइनस डी वाई डी आर, के क्यू बाई आर। के क्यू कॉन्स्टेंट है, माइनस ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो डी वाई डी आर आर की पावर -1 बच गया। और x की पावर n का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन देखो आप सबको पता है, n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। तो यहाँ देखो n कितना है -1, तो -1 n x की पावर n-1, तो ये r की पावर -2 हो गया। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बना देंगे, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो दिस इज़ द फॉर्मूला, आप सभी जानते हो, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखो v पता था, e निकाल लिया। ऐसे आप रिवर्स भी जा सकते हो, e पता है v निकाल सकते हो। e की ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करो, इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो डी वी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ई डी आर, और उसे इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो आपको v मिल जाएगा। यानी कि आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो और यहाँ से इधर भी आ गया। तो v पता है तो e निकाल लोगे, e पता है तो v कैलकुलेट कर लोगे। दैट इज़ द रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बड़े कॉमन आते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ़ v इज 0, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखो v को 0 पुट कर दे तो e भी 0 होगा। क्या ये हमेशा पॉसिबल है? अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमेशा 0 होगी। रिलेशन तो यही कहता है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप सबको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, जबकि पोटेंशियल की वैल्यू वहाँ 0 होती है। अब अगर थोड़ा सा आगे चलो, अगर मैं कहूँ ई 0, देन व्हाट कैन यू से अबाउट वी। तो देखो ई को 0 पुट कर दो तो डी वी बाई डी आर 0 हो गया, और डिफ्रेंसिएशन एक कांस्टेंट क्वांटिटी का 0 होता है, यानी कि v कांस्टेंट आ गया। इसका एग्जांपल है हॉलो कंडक्टर। इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, जबकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, इज इट पॉसिबल दैट एट एनी पॉइंट v0 इज आल्सो 0, और रिवर्स e0 v0 और नॉट।
तो आपको उसी हिसाब से एग्जाम्पल देना है। इसमें कहना है कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जाम्पल दे दीजिएगा। यहाँ पर कहना येस, और इनसाइड अ होलो कंडक्टर इसका एग्जाम्पल आप प्रोवाइड कर सकते हो। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो व्हाट आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस? देखो नाम ही बता रहा है, एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है उन्हें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं। सो द सरफेसेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच potential is same is called equipotential surfaces. So now the properties of equipotential surface. Before doing the property of equipotential surface एक लाइन ध्यान रखना, every conducting surface is equipotential. Every conducting surface is equipotential. उसका शेप कुछ भी हो, कोई भी कंडक्टर है उसका सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल पर होता है, वट एवर बी द शेप ऑफ द कंडक्टर इज। सो नाउ the properties of equipotential surface. So first property is no work is done in moving a charge on an equipotential surface. एक चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव करवाते हो तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। प्रूफ देखिए, अभी आपने पढ़ा, कुछ टाइम पहले आपने पढ़ा था कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज यानी कि dW/Q0 इक्वल टू VB माइनस VA, या मैं आपको ऐसे बोलूँ बेटा W से ना करके WAB कह लीजिए, WAB/Q0 इक्वल टू VB माइनस VA। तो अगर कोई सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो इसका मतलब B और A का पोटेंशियल वैल्यू सेम होगा, तो VB इक्वल टू VA। अगर VB VA के बराबर है तो WAB/Q0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी। सो WAB कम्स आउट टू बी 0, यानी कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी टेस्ट चार्ज को मूव करते हो तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होता है। सो देखो इसका प्रूफ भी बड़ा आसान है। अभी आपने पढ़ा कि WAB 0 होता है, WAB 0 होता है, और WAB वर्क डन की बात करो तो आप जानते हो, अभी देखो ये रिलेशन जो डिराइव किया था, इस वाली रिलेशन को देखो तो Q0 E.dr 0 हो जाएगा। सो Q0 इंटू E.dr 0। सो Q0 तो 0 हो नहीं सकता, सो E.dr 0, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो E इज परपेंडिकुलर टू द dr मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड dr के परपेंडिकुलर होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो दीज आर द टू प्रॉपर्टी। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को मूव करते तो कोई वर्क नहीं करना पड़ता। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती है। नाउ मूव टू द थर्ड प्रॉपर्टी। सो ये तीसरी प्रॉपर्टी है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर क्रॉस ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर उन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये मान लो पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है। पहले सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल हो गया, इसके नॉर्मल, और दूसरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल हो गया। तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस हो जाएंगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में जाने वाला है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 4, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल एक दूसरे के क्लोज होते हैं, जबकि जहाँ फील्ड कमज़ोर होता है वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेज में गैप ज़्यादा होता है। सो इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेज लाई क्लोज टू ईच अदर एंड इन ए वीक फील्ड रीजन लाई एट ए डिस्टेंस। यानी कि जहाँ फील्ड कमज़ोर होता है वहाँ इनके बीच में गैप ज़्यादा होता है। देखो रिलेशन आप जानते हो, E इक्वल टू माइनस dV/dr, ठीक है, E इक्वल टू माइनस dV/dr। पोटेंशियल तो क्या है आपका, पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस से कांस्टेंट हो गया। सो dr इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक तरीके से E आ गया, dr इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू E हो गया। यानी कि यहाँ जहाँ E की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ dr यानी कि गैप दो पॉइंट के बीच का कम होगा, और ऐसे ही उल्टा भी आप सोच सकते हो।
चलिए आपको ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो कोई कहता है मेरे पास एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, आपने इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। पहले आप इसके इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करो बेटा। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ये नॉर्मल हो गए, नॉर्मल आउटवर्ड हो गए। अच्छा, अगर आप सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड हो गई। ये भी हम लोग जानते हैं कि चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है और दूर जाते जाओगे तो कमज़ोर होता जाएगा। तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पहली बात तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। ये पहला सर्कल बना दिया आपने, क्योंकि नज़दीक वाला रीजन है, ये दूसरा सर्कल हो गया। ये जो सर्कल आप बना रहे हो ना, दे आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि देखो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है हर पॉइंट पर, ऐसे ही इसके भी हर पॉइंट पर। अब जब तीसरा आप सरफेस ड्रॉ करोगे होगा तो वो भी सर्कल ही, लेकिन ये जो गैप है ना, यहाँ इन दोनों के बीच का गैप और यहाँ फिर इन दोनों के बीच का गैप, ये अलग अलग होगा। जितनी दूर जाते जाओगे गैप उतना ज़्यादा होता चला जाएगा। तो ये है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन केस ऑफ सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। आपसे कोई कहेगा भाई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, तो माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। बड़ा सिंपल है। एक डाइपोल के केस में इक्वेटोरियल पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। तो इक्वेटोरियल प्लेन, यहाँ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इक्वेटोरियल प्लेन विल बी द आंसर फॉर इट। अब मान लो कोई कहता है मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, और वो जेड एक्सिस के अलोंग काम कर रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जेड एक्सिस होगा। अब सबसे बड़ी बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती है, नॉर्मल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जेड एक्सिस है तो इसका मतलब सरफेस एक्स वाई प्लेन होगी, और फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसलिए ये सरफेस, मान लो ये एक एक्स वाई प्लेन है तो ये दूसरा एक्स वाई प्लेन हो गया, ये तीसरा एक्स वाई प्लेन हो गया। तो इनके बीच में जो गैप है ना वो इक्वल रहेगा, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर यही फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती, मान लो ये केस होता, ये यूनिफॉर्म फील्ड का केस है, यूनिफॉर्म फील्ड, पर अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है और जेड एक्सिस के अलोंग काम कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म है और जेड एक्सिस के अलोंग काम कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव। और उसने ये कहा कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंक्रीजिंग नेचर की है, यानी कि इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो इसका मतलब इधर ज़्यादा होगी, इधर कम होगी, इधर कम होगी। तो यहाँ पर देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस तो वही आपके एक्स वाई प्लेन होंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ कमज़ोर है, ये हिस्सा कमज़ोर है, तो यहाँ गैप ज़्यादा होगा, और ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो यहाँ गैप कम दिखा देंगे। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू से कि जेड एक्सिस के होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, फील्ड यूनिफॉर्म है, गैप बराबर। जेड एक्सिस के होंगे नॉन यूनिफॉर्म है, मान लो इंक्रीजिंग कर रही है तो इस तरफ गैप कम होगा, डिक्रीजिंग होती तो इस तरफ गैप ज़्यादा हो जाता, इधर कम हो जाता। जेड की जगह अगर वाई होता तो एक्स जेड प्लेन हो जाता, एक्स होता तो वाई जेड प्लेन हो जाता। दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस।